नमस्कार साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मिर्जापुर जनपद के जमालपुर विकासखंड के कुछ चुनिंदा किसानों के साथ मैं बैठा हूं और मैं चर्चा करना चाहता हूं इन लोगों से कि आज़ादी के बाद से अब तक करीब 75-76 साल में जब देश अमृत काल से गुजर रहा है तो किसानों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। क्योंकि मैंने देखा है अभी भी माचिस बिकती है, किसान छाप माचिस। उसकी डिब्बी पर जब हम लोग बचपन में थे जो फोटो किसानों की छपती थी वही फोटो आज भी छपती है। क्या वो हकीकत है? किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। लोगों के दिमाग में किसानों की छवि फटे हाल, गरीब, अस्थि पंजर से आगे जो है सोच नहीं बढ़ पाई है। मैं तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ बैठे हैं बाबू रमेश सिंह जी, भदावल के हैं, ये उन्नतशील किसान हैं। बाबू सच्चन सिंह जी, ये जमालपुर के हैं, ये भी प्रगतिशील किसान हैं। बाबू हरबंस सिंह जी बैठे हैं, पिड़खिर गांव के हैं, ये भी प्रगतिशील किसान हैं। तमाम जगहों पर आते जाते रहे, किसानों की गोष्ठियों में भागीदार बनते हैं। ये हैं बाबू अवधेश सिंह जी, बहुआर गांव के। आप अपने गांव में सबसे अच्छी खेती करते हैं। ये भारतीय किसान यूनियन के हैं बाबू वीरेंद्र सिंह जी, ये भारतीय किसान यूनियन के जिला के महासचिव हैं। सबसे पहले मैं बाबू रमेश सिंह जी से जानना चाहता हूं कि किसानों के कल्याण के लिए अब तक की सरकारों ने क्या क्या किया है, इस पर संक्षेप में प्रकाश डालें। राजेश जी, ऐसा है कि किसानों के स्थिति को सुधारने के लिए सरकार, वैज्ञानिक, किसान, सारे लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। 66 में सूखा पड़ा था तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों का बचपन था, संसाधनों की कमी थी, बोरिंग भी नहीं थी, तो अन्न की बहुत कमी थी। दूसरे देशों से अनाज मंगाया जाता था, अमेरिका से माइलो नाम का अनाज आता था। उसके बाद डॉक्टर स्वामीनाथन और देश के तमाम कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बहुत अच्छी प्रजाति के बीज दिए, किसानों को नई तकनीक से अवगत कराया, और किसानों ने भी उसमें अपना अमूल्य योगदान दिया। तो उससे इस देश का उत्पादन बढ़ा। जहां हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा श्रेय वैज्ञानिकों को और देश की सरकार चलाने वालों को भी देता हूं कि उन्होंने सहयोग किया किसानों का और बहुत अच्छी तरह से किसानों ने भी उसमें भागीदारी की। उसके परिणाम स्वरूप अन्न का उत्पादन अवश्य बढ़ा और आज देश इस स्थिति में है कि इतने बड़ी आबादी को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के बाद भी हम सरप्लस में हैं। परंतु जो मूल समस्या है वो है कि किसानों को, आपने जैसे कहा कि सरकारों ने योगदान किया, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, नील क्रांति, सारी चीजें आई, पर किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। वैज्ञानिकों ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उन्नतशील बीज जो थे, अच्छी प्रजातियों की बीज, उर्वरक, मतलब जितने भी जो कारक हैं खेती में। परंतु राजेश जी, आपको जानना पड़ेगा कि खेती जो है वह सबसे बड़ा आधारित है मौसम पर। मौसम सबसे बड़ा विज्ञान है कृषि के लिए। पैदावार के मूल कारकों में जितने में, जैसे आप उसमें खाद, बीज, पानी, इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारक है वो मौसम। तो कृषि किसी भी देश की हो, वो मौसम पर बहुत प्रभावित है। उत्पादन का उस पर बहुत ज़्यादा असर है। टेम्परेचर के, तापमान के बढ़ने घटने तमाम बिंदु हैं, पर जो मूल चीज़ है वो किसानों की प्रगति अवश्य हुई। इसमें इसको बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है।
परंतु जो भेद रहा है वो मूल कारण ये रहा कि जो हमारी उत्पादन लागत है, चाहे 67 से आज तक 2024 में हम बैठे हैं, किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं केंद्रित किया कि जो उत्पादन लागत लगती है उसके फलस्वरूप इस खाद्यान्न का मूल्य क्या तय किया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, उसको आप सभी लोग जानते हैं। उसके अनुसार भी जो मूल्य निर्धारण होता है उसमें हमारे जो खेती बाड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं, हमारे खेत का मूल्य नहीं लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत गहन अध्ययन करना, तो मेरा कहना है तो सबसे बड़ा कारक है कि किसान, सरकारें और ये जो आपके लोग हैं, जब तक एक बिंदु पर नहीं बैठेंगे और सोचेंगे नहीं हमारी उत्पादन लागत के अनुरूप में हमारे लागत का मूल्य नहीं होगा, तब तक इस कृषि को और किसान की हालत में सुधार संभव नहीं। उत्पादन के अनुसार, लागत के अनुसार कृषि मूल्य, उत्पादन का मूल्य जब तक किसानों को नहीं मिलेगा, जैसा आपने कहा, किसानों की स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। बाबू सेचन सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज की तारीख में हैं। वहां पर किसानों को एमएसपी से ज्यादा, एमएसपी प्लस बोनस मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए क्विंटल गेहूं का मूल्य कुल मिला के किसानों को मिल रहा है, जिसमें 2175 या 85 रुपए केंद्र सरकार का, एसएस 985 या 915 रुपए, 2275 रुपए 2275। तो समर्थन मूल्य सब जगह का एक ही होता है। बोनस सरकार, उत्तर प्रदेश के किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पर लागत कम आती है खेती में कि सरकार जो है यहाँ पर अतिरिक्त बोनस नहीं दे रही है? आप खेती करते हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लागत, मैं समझता हूँ कि किसानों की लागत पूरे भारत में खेती में अपने फसल के हिसाब से कहीं अंतर नहीं आएगा। फर्टिलाइजर सेम रेट है, ये डीजल आज जो मुख्य आवश्यकता हो गई है कृषि की, वो उसका समान रेट है, मजदूरी समान रेट है। तो लागत में तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि लागत में तो कोई असमानता आने का कोई प्रश्न नहीं जी। दूसरी चीज है, यह तो सरकारों की नियत और नीति का भुगतान हम लोग भोग रहे हैं कि कहीं 3100 रुपये गेहूँ सरकार खरीद रही है और कहीं मतलब कि 2275 को खरीद रही है जी। सरकार अपनी समर्थन मूल्य जो देती है, तो समर्थन मूल्य का आधार ही है, आपको हम इससे नीचे नहीं देंगे। अगर जो सरकारें ऊपर दे रही हैं, पूर्ववर्ती, वहाँ की पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू किया, तो इनकी बाध्यता है आज के भाजपा सरकार की कि वो उसको उसी रूप में अपना रहे हैं। नहीं तो ये आसन्न चुनाव 24 का उनको डामाडोल कर देता। ये तो राजनीतिक पहलू पर है। तो किसान को भी राजनीति के पहलू में सरकारें तोड़ रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। और जहाँ तक लागत की बात, तो लागत में कहाँ कोई अंतर आएगा। जोताई हम वही खेती करते हैं, सिंचाई हम वही देते हैं, खाद वही दे रहे हैं, बीज वही मिल रहा है। बाबू हरवंश जी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो वादा किया गया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी। आप बड़े किसान हैं, छोटे किसानों की बात छोड़ दीजिए, बड़े किसान और प्रगतिशील किसान हैं, तो आपको क्या लगता है कि 1.25 गुना या 1.5 गुना भी आय बढ़ी? आज 2024 हो गया। ये सरकार ने जो घोषणा करी थी, ये सिर्फ उनका हवाई घोषणा था। वो वैज्ञानिक, उसका कोई तथ्य ही नहीं है। जमीनी आधार पर ये संभव नहीं है कि वो किसानों की आय को दूनी कर सके। सवाल बनता है ये सिर्फ किसानों के उत्पादन लागत के आधार पर
मैं ये स्वीकार करता हूं कि जो वर्तमान सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर सब्सिडी के आधार पर अन्य चीज़ों पर, चाहे वो उर्वरक की सब्सिडी हो, जो है ट्रैक्टर की सब्सिडी हो, या अन्य तमाम तरह की सब्सिडियां दी जा रही हैं, उन सारी सब्सिडियों को यदि हटा दें, सिर्फ किसानों के उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य देना शुरू कर देंगे, तो हमारा कोई भी किसान गरीब नहीं रहेगा, उसे किसी तरह की गिला शिकवा नहीं रहेगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने पहला प्रश्न बड़े भाई साहब से कहा, आज़ादी के बहुत लंबे कालखंड के बाद जो भी सरकारें आई, किसी ने गंभीरता से इस बात को नहीं लिया कि किसानों की समस्या को कैसे निजात दिलाया जा सके, जबकि किसान इस प्रकृति के मेहरबान है, प्रकृति के आभारी हैं, और हमने कृषि वैज्ञानिकों के आभारी हैं कि उनके सहयोग से आज़ादी के समय सिर्फ मात्र हम 15 मिलियन टन गेहूं पैदा करते थे, 30 मिलियन टन, और आज हम 110 मिलियन टन गेहूं पैदा कर रहे हैं किसान, इस प्रकृति के मेहरबानी के चलते, जबकि अन्य संसाधन किसी के लिए जितना मिलना चाहिए वो सरकारों द्वारा नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूँगा कि किसानों के यदि सही सच्चे मानों में उसकी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, गाँवों में, खेतों खलिहानों में किसानों के बीच में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो हम किसानों के लिए उसके उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित कर देंगे, और हमें सरकार से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इनके लिए किसी लोन के लिए ही नहीं जाएंगे और किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवधेश सिंह जी, किसानों को सब्सिडी ठीक है कि उनका उचित मूल्य? नहीं, उचित मूल्य से यूरिया का पैकेट कम हो गया, उसका वजन कम हो गया है, और उसके मुकाबले हमारे उत्पादन का, किसानों के उत्पादन का मूल्य अभी तक नहीं बढ़ा है। देश में किसी भी चीज की महंगाई बढ़ती है तो पता नहीं चलता है, लेकिन किसानों का यदि 2 रुपए किलो भी कुछ महंगा हो गया तो हाय तौबा मच जाती है। तो जैसे कृषि उत्पाद को आवश्यक वस्तु में गिना जाता है, तो क्या दूसरी चीजें आवश्यक वस्तु में नहीं है, उन पर हल्ला नहीं मचना चाहिए? जैसे घर बनाने के सीमेंट आवश्यक है, छड़ आवश्यक है, वैसे ही खाने के लिए गेहूं आवश्यक है, तो गेहूं का दाम बढ़ता है तो हल्ला मचता है। ये दो तरफा रवैया कैसे? ऐसा है राजेश जी की सरकार, चाहे जो भी कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, आप 1980-81 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय हमको मोटरसाइकिल खरीदना था, उतना पैसा वैसा नहीं था। उस समय जो है 110 रुपया मन, 2.5 मन का कुंटल होता है, 40 किलो, हाँ, 110 रुपया मन चावल था और 100 रुपया मन गेहूँ जी। और उसके 2-3 साल पहले हमारा मकान बना तो 103 रुपया 1000 ईंटा था। आज वही ईंटा हम मंगाए हैं अभी कल 8000 रुपया, 80 गुना बढ़ा है। ईंटे का रेट जो है 80 गुना बढ़ा है, लेकिन गेहूं का रेट 8 गुना, 10 गुना, 11 गुना। तो फिर किसान की आमदनी का जहां तक दूना का सवाल है, ये तो मतलब किसी आखिरकार गुना हो गई होती है हम लोग की आमदनी, तो किसान आत्महत्या क्यों करता है? आज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे इलाके में, मैं बहुत दूर तक तो नहीं जानता, लेकिन इस पूरे इलाके में 90% से ऊपर किसान जो है लोन पर जी रहा है। कर्ज लेकर, चाहे केसीसी के माध्यम से, चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम से, कर्ज पर उसकी जिंदगी व्यतीत हो रही है। यदि आज कोऑपरेटिव कर्ज के रूप में हमको उर्वरक न दे तो जो हम बगैर उर्वरक की खेती करनी पड़ेगी। किसानों के पास इतना बैलेंस नहीं। जी, आप बाबू वीरेंद्र सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, आपके पास किसानों की तमाम समस्याएं आती हैं। जो जो समस्याएं आपके पास आती हैं उनमें कुछ जिक्र करिए, किस तरह की समस्याएं आती हैं आपके पास? किसानों के पास समस्या तो तमाम है, लेकिन मूल समस्या है आर्थिक स्थिति। हमारे किसान जो बात करते हैं कि पहले की स्थिति हमारी कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है। पहले जो हमारे समय के खेती करते हैं 1975-76 से, उस समय क्या स्थिति थी कि जो जिन्स हम अपने चावल गेहूं को बेच करके जो सोना खरीद लेते थे उस समय, आज वो जिन्स को बेच करके सोना नहीं खरीद पा सकते। तो इतनी लागत बढ़ गई, सोने के अनुसार अर्थव्यवस्था यहाँ का तय होता है, लेकिन किसान
पहले की अपेक्षा में आज पीछे जा रहा है, क्योंकि उसकी सारे देश के जो हमारे यहाँ के सर्विस में काम करते हैं उनकी आमदनी तो बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। इसलिए नहीं बढ़ी, पैदा तो कुछ बढ़ा हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से और किसानों के परिश्रम से, लेकिन उसकी लागत मूल्य ही नहीं निकल पा रही है। आज जो लागत मूल्य होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर 3600 रुपये कुंटल गेहूं की मूल्य होना चाहिए, अगर आपके स्वामीनाथन रिपोर्ट के लागू किया जाए तो। धान की वही मूल्य होनी चाहिए, लेकिन आज यहाँ आज का जो तत्काल हाल है, किसान कई मीटिंग हुआ उसमें कह रहे थे कि आज जब किसानों को गेहूं का रेट मिल रहा है तो यहाँ प्रशासन रोक दे रहा है। पहले कहा जाता था कि आप कहीं भी अपने जिन्स को बेच सकते हैं, लेकिन आप जिले में ही आज कहीं लेकर के हम जा नहीं सकते हैं, ये स्थिति है। हमारे साथ चर्चा में हमारे जमालपुर ब्लॉक के वरिष्ठ पत्रकार बाबू महेंद्रनाथ सिंह और ओड़ी गांव के बड़े किसान हैं आशीष जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं फिर से दोहराऊंगा, आप लोगों के पास मैं आऊंगा फिर। आशीष जी, सच्चन भैया, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अफसर का बेटा तो अफसर बन जाता है, वो बनाना भी चाहता है। दुकान बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन वो बनाना चाहता है। वकील का बेटा वकील अपने बेटे को बनाता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। किसान जो स्थिति में देख रहा हूँ, किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाह रहा है, जबकि कहा गया उत्तम खेती मध्यम बाम निषिद्ध चाकरी भीख निकम। थोड़ा इसके कारण पर प्रकाश डालिए आप कि किसान क्यों नहीं अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण है। किसान का बेटा, किसान की जो स्थिति पहले हम 70 से खेती कर रहे हैं, जो स्थिति उस समय थी, उससे हम आगे नहीं बढ़े। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए दूसरे लोगों के, तो हम और पीछे आए हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन अपने बेटे को चाहेगा कि दलदल में रहे। जी। दूसरी चीज, शिक्षा का जमाना आ गया है, लोग शिक्षित होना चाहते हैं, तो ऐसे ही मतलब कि खेती को छोड़ देगा वो व्यक्ति, क्यों आएगा इसमें। जब किसी चीज में जीवन यापन करने का, कम से कम गुजारा करने का उसे साधन उचित मिले, तब तो वो वहाँ स्टेबल हो सकता है जी। लेकिन अगर उससे भी हम घट रहे हैं तो क्यों मतलब कि हम अपने बच्चों को इसमें लाना चाहेंगे। बाबू हरवंश जी, तो ये जैसा सचिन भैया ने कहा कि फिर आने वाले दिनों में तो ये किसानों की पीढ़ी पूरी खत्म हो जाएगी इस हिसाब से। ऐसी बात नहीं है, ये कृषि की परंपरा तो चलती रहेगी, लेकिन आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसको इस कृषि में कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी। कृषि में जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई पद्धतियाँ आएंगी, और उसमें सरकारों का बहुत बड़ा योगदान चाहिए ताकि इस कृषि से लोग पलायन न करें। उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका होगी सरकारों की, इसमें कि कृषि की पद्धतियाँ बदलें, कृषि में आय बढ़े और कृषि में नए नए उत्पाद जो आते हैं उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था मिले, ताकि हम भी, हमारे कुछ उत्तर प्रदेश के किसान ऐसे हैं पश्चिमी जिलों के जो आम की खेती से पैदा करते हैं और वो हनी पैदा करते हैं, शहद पैदा करते हैं, ये सीधे विदेश को भेज देते हैं। ये पद्धतियाँ जब जनरल तौर से हर किसानों के बीच में लाई जाएंगी तो सभी स्थिति संभल सकती है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी हमारे केंद्र सरकार की, जो वर्तमान में जो भी सरकारें हमें, वो जब तक गंभीरता से किसानों की समस्या पर विचार विमर्श नहीं करेंगी तब तक कुछ संभव होने वाला नहीं है। बाबू रमेश जी, आप बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, बचपन से अपने पिताजी के साथ, बाबू शिवधार सिंह जी के साथ खेती में रचे बसे, और उस जमाने में भी वो वैज्ञानिक खेती करते थे जब लोगों को जानकारी नहीं होती थी। तब की खेती में और अब की खेती में मूलभूत अंतर क्या आया है और उसका किसानों को क्या फायदा क्या नुकसान हुआ है? तो किसानों को फायदा केवल वैज्ञानिकों से और सरकार के जो आधुनिक संसाधन है, खाद, बीज और तमाम चीजें जो आई, जैविक खाद, मतलब ने जो सहयोग दिया और वैज्ञानिकों ने दिया, उससे कृषि का उत्पादन बढ़ा। जी।
और जो मूल समस्या जो चर्चा में आप देख रहे हैं उसका ये है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आमदनी भी बढ़नी चाहिए। आज जैसा हमारे तमाम किसानों ने बताया, और जो आपका एक प्रश्न था कि किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहिए, उसका मूल कारण है कि जिस पैसे को सामाजिक सम्मान नहीं मिलेगा और जिस पैसे में आमदनी नहीं होगी, उन दोनों पैसों को आने वाली पीढ़ियां स्वीकार नहीं करेंगी। ये इस देश की चाहे 47 से 2024 तक की सरकारों को आज नहीं, जैसे ये आप देख रहे हैं कि आज पानी का दोहन होते होते जल स्तर नीचे जा रहा है, उस तरह आने वाले समय में ये सोचना पड़ेगा। खेती करने के लिए कोई तैयार नहीं रहे, इनको ये आभास नहीं है अभी इस चीज़ का, और ये आभास होगा जब ये पूरी खेती नष्ट हो जाएगी। और जब एक बार नष्ट हो जाएगी, जब खाद्यान्न संकट ये 50 साल पहले झेले हैं जी, तो ये सारी जिम्मेदारी वैज्ञानिक अकेले नहीं सहयोग कर सकता है, उसके साथ इन सरकारों को भी सहयोग करना पड़ेगा खेती को बचाने। देखिए, सब चीज़ के बिना आप जी सकते हैं, हवा प्रकृति ने दिया है, पानी प्रकृति ने दिया है, पर अन्न का उत्पादन किसान ही करता है। और जब अन्न बिना वस्त्र के भी आप रह सकते हो, बिना एसी के रह सकते हो, बिना बिजली, हर चीज कोई संसाधन न रहे आप रह सकते हो, पर अन्न, हवा और ये पानी, ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और अन्न दो चीजें प्रकृति ने हमको प्रदान की हैं। पर अन्न के उत्पादन में किसान का आप देखिए कितना दोहरापन है। सन 1960 में सीलिंग लग गई और आज कोई भी किसान 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन उसके पास है तो रजिस्ट्री नहीं करा सकता जी। और आप दूसरा उदाहरण देखिए, शहरों में भी सीलिंग लगी थी, शहरों की सीलिंगों को हटा दिया, किसान को मजबूर कर दिया गया है कि किसान एक सीमा में रहे, बेचारा बना रहे, उसकी आमदनी इस कदर रहे कि वो चुपचाप बस केवल इनके एक साधन मात्र है। तो किसान की आमदनी, ये समस्या आज जो नहीं दिखाई पड़ी, भविष्य में बहुत गंभीर समस्या बन जाएगी। किसी पहलू पर अगर इस देश के लोग नहीं सोचेंगे तो किसान समस्या अपने आप में नहीं है, किसान राष्ट्र की समस्या है। राष्ट्र को चलाने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि कृषि को बचाना बहुत अनिवार्य चीज है। खेती आपने कहा ना, लोग छोड़ने कारण है, शिक्षा इतनी महंगी है, चिकित्सा इतनी महंगी है, तो किसान अपने बेटे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है अगर, तो वो उस पैसे को बदलना चाहेगा जी। तो ये यही सब मूल कारण है। और खेती को बचाना सबसे जरूरी चीज है। खेती को बचाने में वैज्ञानिक, सरकार, किसान सारे लोगों मिलेंगे। आप देखिए, जैसे पेड़ लगाने में कम से कम कोई पेड़ तैयार होने में 15 से 20 साल लगते हैं। जी। पूरी प्रकृति डिस्टर्ब हो रही है। हमारे हरौरा से लेकर रीवा तक केवल जंगल थे, और आज उन जंगलों की, चूंकि आप मिर्जापुर और सोनभद्र से परिचित हैं, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। सड़कें बनेगी, सारे वो होंगे, पर इन पेड़ को लगाने का दायित्व भी जब तक पब्लिक के साथ नहीं जुड़ा होगा, जैसे आपने देखा उत्तराखंड में, मुझको लगता है कि 82 से लगातार वृक्षारोपण हो रहा है, सरकारें कर रही हैं। और जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होता है, मान लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश विश्व में सर्वाधिक पेड़ लगा, पर कभी इसकी गणना नहीं की गई, इसमें बचा कैसे। तो पेड़, पानी ये जरूरी है इस प्रकृति को बचाने के लिए। पेड़ लगवाइए आप, पर वो उसको बचाने की जिम्मेदारी करिए। आप कम जैसे आप आज तो आधुनिक साधन है, आप पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं। वही पर मैं आ रहा हूँ कि अभी आपने बनारस से इस रूट का जिक्र किया, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग, और ये मिर्जापुर वाला जो मार्ग है, रीवा वाला, मना वाला, अब विश्व सुंदरी जो बना है वो भी। अभी ताजा मामला है, पड़ाव से लेके मुगल सराय तक 200-200, 400-400 साल पुराने पेड़ गिरा दिए गए। तो सरकारें इस पर क्यों नहीं ध्यान देती कि अब जब शिफ्ट करने की तकनीक आ गई है, पहले तकनीक नहीं थी, पेड़ काटना जरूरी था,
लेकिन अब जब तक शिफ्ट करने की तकनीक आ गई तो शिफ्ट करने के लिए या तो उन पर दबाव बनाया जाए या तो उनको स्वेच्छा से करना चाहिए कि पेड़ों को उठा के 20 फीट किनारे और शिफ्ट कर राजेश दें। बाबू देखिए, कहा जाता है ना कि हमारे पूर्वज, पूरे भारत को मैं कह रहा हूँ, जी ऐसा कोई गांव नहीं था जहां वाटर रिसोर्स के लिए तालाब नहीं थे, कुएं नहीं थे। स्वतंत्रता के 50 वर्षों में इन तालाबों का आपने जो सरकारीकरण कर दिया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि सारे के सारे तालाब जो अधिग्रहित हो गए, उनकी सीमाएं घट गई, उनके मतलब हुआ क्या कि पूरा जो हमारा जल स्रोत था, जो वाटर रिचार्ज सिस्टम था, पूरे भारत को, मैं एक प्रदेश को नहीं जी कह जी रहा हूँ, ऐसा कोई गांव आप हमारे जमालपुर विकास खंड का नहीं देखेंगे कि जिस गांव में तालाब न रहे, पर सरकारों के कारण वो तालाब बढ़ते चले, और आज पूरा देश इस पानी की कमी के चलते पुनः सरकारें तालाब खोद रही हैं। वही स्थिति आएगी जब ये सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे और जब इनको ये समस्या जब नासूर हो जाए, गंभीर हो जाएगी। पहले नहीं सोच रहे हैं, इनको सोचना पड़ेगा। बिना पब्लिक के सहयोग के, बिना आमजन के सहयोग के पेड़ नहीं बच सकते हैं, चाहे वो जैसे भी दें। हर व्यक्ति को दे दें कि उसका मालिकाना हक आपको हो जाएगा। आप पेड़ सबसे जरूरी चीज है ना, तो इसको बचाने के लिए सरकारों को दीर्घकालिक योजना पर अब पेड़ रहेंगे तो प्रकृति रहेगी सही, प्रकृति सही रहेगी तो खेती भी सही होगी। लेकिन क्या भैया आपको ये नहीं लगता कि सरकारें हम लोगों को भुलवा रही हैं? हैंडपंप के चक्कर में, नल जल के चक्कर में हमको तालाबों और कुओं से दूर कर दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का यूज नहीं करेंगे वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तालाबों में नहाना हमने छोड़ दिया, कुओं का पानी पीना उसको गंदा बता के छुड़वा दिया राजेश बाबू देखिए, करोड़ वर्ष तक गंगा शुद्ध थी जी, तो सारे लोगों में बिना लिखे ये कानून था कि गंगा के पानी में कोई शौच के बाद नहीं जाता जी। पानी करोड़ वर्ष तक गंगा शुद्ध थी, कोई गंगा में साबुन नहीं लगाता। तो ये सामाजिक सरोकार जब तक नहीं स्थापित रहेंगे तो सरकारें समाज के सहयोग से ही चलती हैं। परंतु आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जब तक किसी भी सरकार का, किसी सरकारें संचालित करती हैं सब कुछ, तो यदि सरकार का ध्यान कृषि की तरफ नहीं जाएगा तो कृषि को आप बचा नहीं सकते। राज्य का संरक्षण जब तक नहीं मिलेगा जी, तब तक इसको बचाया नहीं जा सकता है। ये बहुत, जैसे राज्य जिन चीजों को चाहता है, शिक्षा को, चिकित्सा को, सड़कों को, उस तरह जब तक खेती को बचाने के लिए राष्ट्र के लोग नहीं सोचेंगे, किसान अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। किसान अपने पूरे जी जान से लगा। आप देखिए घटना, किसानों के साथ क्या संकट है। हमारे बगल का गांव भसरौड़ी है, एक नौजवान लड़का गेहूं की सिंचाई कर रहा था, सर्प काट दी, एकमात्र लड़का था उस परिवार का। तो किसान बहुत संकट से खेती करता है। उन समस्याओं को जो लोग इन गांवों में रहते हैं और जिन्होंने नजदीक से देखा, उन्हीं को समझ में आता है। परंतु सरकार का संरक्षण अनिवार्य है। सरकार समय समय पर जब तक कृषि को संरक्षित नहीं, जिसे बाबू हरबंस सिंह ने कहा, अवधेश जी ने कहा, चाहे सारे लोगों ने, कि भाई हमको कोई सब्सिडी आप मत दीजिए, परंतु हमारा उचित मूल्य दीजिए। मैं आपको बताऊँ एक वाकया, BHU के लोग हमको ले गए थे लुधियाना यूनिवर्सिटी में, पंजाब। सारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक बैठे हुए थे, BHU के भी बहुत नामी गिरामी वैज्ञानिक, डॉक्टर AK जोशी, प्रोफेसर रमेश चंद्रा, तमाम लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, हमने एक प्रश्न केवल उन वैज्ञानिकों से किया कि सर आप लोगों से ज़्यादा जानकार कोई नहीं है और कृषि की लागत क्या है, उत्पादन मूल्य क्या है। उन वैज्ञानिकों ने कहा कि सारी हम लोगों की रिपोर्ट को ये सरकारें मानने को तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में सरकार को गंभीरता पूर्वक खेती को बचाने के लिए सोचना पड़ेगा कि जब तक कृषि का ये अंतर लागत मूल्य और उसका जो बाजार मूल्य है वो नहीं मिले। जैसे आप सोचिए, आप क्यों खेती करेंगे? 1 किलो गेहूं को पैदा करने में अगर 25 रुपये खर्च होते हैं
और बिकेगा वो 20 रुपए का। 25 रुपए में भी बिकेगा तो क्यों करेगा? आप क्यों करेंगे? आप देख रहे हैं तो खेती वो समाज के लिए, वो मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये पूरे देश, पूरे विश्व की समस्या है। खेती मानव जीवन के लिए आवश्यक है। शिक्षण भैया, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें कि इतनी ये अति आवश्यक है, मानव जीवन के लिए आवश्यक है, तो अभी तक इस पर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या किसान, मतलब सरकार खेती खत्म करना चाहती है? क्योंकि उसके पास भी तो नीति आयोग है, क्या क्या है, दुनिया भर का है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है, तो वहाँ भी लोग नहीं सोच पा रहे हैं इसको। सरकार के लोगों के सोचने का नजरिया जरा सा मैं एक उदाहरण दूंगा। पूर्व काल में पनगढ़िया जी हम लोगों के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे जी अरविंद पनगढ़िया। उनका एक लेख इसी दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा था। स्पष्ट लाइन उनकी थी, किसानों की जमीन बलात ले ली जाए ताकि कल कारखानों के लिए सस्ते मजदूर मिल सके। जी। तो जिस सरकार की यह नीति हो, तो जिस सरकार में ऐसे लोग हों नियंता जी जो कि कायम करें, तो स्पष्ट है कि मतलब किसानों को क्या करना चाह रहे हैं, ये तो खत्म कर देना चाह रहे हैं निश्चित रूप से। हरवंश जी, आप तो वैज्ञानिकों के बहुत संपर्क में रहते हैं। कृषि यंत्रीकरण से हम लोगों को कितना लाभ हुआ है किसानों को? कृषि यांत्रिकरण से किसानों को लाभ मिला है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमारे देश के किसानों की होल्डिंग दिन प्रतिदिन वो कम होती जा रही है। तो जब वो बड़े इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, वो हर किसान संभव नहीं अपने पास रख सके जी। तो वो चाह कर भी नहीं ले पा रहा है। लेकिन छोटे जो यंत्र ही तक आए, वो तो किसान उसका उपयोग कर रहा है। लेकिन जो बड़े इम्प्लीमेंट्स आए तो हमारी होल्डिंग छोटी हो गई, फार्मर्स की जो जब छोटी हो गई, वो संभव नहीं है कि वो उसको परचेज कर सके। दूसरी बात आती है कि एक बहुत बड़ा अंतर ये आ रहा है कि जितने क्रॉप हैं उन सभी क्रॉपों के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट्स बनाए जा रहे हैं। कोई मल्टी क्रॉप सिस्टम जो होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। अभी गेहूं के लिए आप दूसरे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, क्रॉप के लिए फिर पैडी के लिए दूसरी पड़ती है, मटर के लिए दूसरी पड़ती है, सरसों के लिए दूसरी पड़ती है। इन सब सारी चीज़ों में जो विभिन्नताएं आ रही हैं, तो संभव नहीं है कि हर किसान उस मल्टीप्लेटर जो है खरीद सके, उसका उपयोग कर सके। इसमें कठिनाई है किसानों के बीच में। जी जी जी। अच्छा अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का जब से शुरू हुआ है, मिट्टी की जांच कराते ही होंगे, मिट्टी में क्या परिवर्तन आया है? क्या ये मंजर ऊसर की तरफ बढ़ रही है या इसके व्यापक इलाज की जरूरत आ गई, बीमार हो गई है? अपना अनुभव बताइए। नहीं, ऊसर की तरफ तो बढ़ रहा है जी। ये निश्चित है। जहाँ तक उर्वरक का सवाल है राजेश जी, तो उर्वरक दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग। उनका वजह यह है कि उसकी क्षमता जो है हर फसल की, चाहे हमारे खेत की क्षमता जो है उसको सहन करने की बढ़ती जा रही है। इसलिए उर्वरक मजबूरी में हम लोगों को बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन जो लास्ट ईयर दिए उतना इस साल देंगे तो उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। हाँ, मिट्टी के जांच की जहाँ तक आपने बात की, तो एक तो उसका नमूना लेना ही बहुत कठिन प्रक्रिया है। यदि बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजर कर हम लोग किसी तरह की नमूना लेते भी हैं, तो जब वो सरकारी लैब में जाता है तो पूरे मिट्टी की जांच होती ही नहीं। वहाँ पर एक जो है आमतौर पर रिपोर्ट दे दी जाती है कि मतलब इस मिट्टी में है, वही सारे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। सही जांच हम लोगों के प्लाट का नहीं मिलता, सुझाव सही नहीं दिया जाता है कि इसमें क्या किया जाए। जी। आप किसान क्रय केंद्रों का दौरा किए होंगे वीरेंद्र सिंह जी। इस साल, खासकर चुनावी साल, पहले के साल छोड़ दीजिए, चुनावी साल में कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं किसानों को की क्रय केंद्रों पर? क्रय केंद्रों पर तो किसानों को सुविधा बढ़ा है जी, और हर चीज व्यवस्था हुआ है। फिर भी किसानों के साथ
तमाम तरह की सुविधाएं भी होती हैं। क्या बताइए। धान खरीद में मेन आप तो गेहूं तो चल रहा है, गेहूं में कोई दिक्कत नहीं है। जी गेहूं किसान ले जा रहे हैं, उनका तोला जा रहा है, अगर सूचना देने पर घर से भी तोला जा रहा है। गेहूं में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गेहूं का मार्केट इस समय बाजार में ज़्यादा है। जी। लेकिन धान के सीजन में किसानों का बहुत बड़ा शोषण होता है। वहाँ छनाई के नाम पर, उतराई के नाम पर, सोजा सुतरी के नाम पर, नमी के नाम पर तमाम तरह के व्यवधान पैदा की जाती है। हम लोग बार बार जिला पर मांग करते हैं कि उनको परेशान न किया जाए, फिर भी परेशान किया जाता है। आशीष जी, आप ओड़ी गांव के हैं, जमींदारों का गांव है ओड़ी। आपके गांव के सिंचाई जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी। सारा विकास आके ओड़ी में ही थम गया है ऐसा लगता है। नदी की खुदाई से लेकर नहरों का लाइनिंग पुल पुलिया, पानी भी मिल रहा है कि नहीं ये बताइए। सर ऐसा कि डैम में पानी नहीं है तो पानी का आएगा कैसे? जी। आर को भरने के लिए कई बार कहा गया, ऊपर से अधिकारियों ने कहा कि व्यवस्था कर रहे हैं, फिर भी सिंचाई को उतना पर नहीं कर रहे हैं व्यवस्था। रह गई बात की बोरिंग की, तो बोरिंग की उन्होंने क्षेत्र में कराया है, उससे किसानों को सुविधा मिल रही है। रह गई लाइन की, तो लाइन जो बिजली है, बिजली अब जब सिंचाई शुरू होगी उस समय न मालूम होगा कि इसकी क्या हालत है। अभी तो बिजली की जरूरत है नहीं, सिंचाई की है नहीं जरूरत, इसलिए इसमें उसी तरह चल रहा है। जो रोपाई या बीज डालने की जरूरत आएगी उस समय इसका अंदाजा लगे कि इसकी क्या व्यवस्था चलते। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाया था, देश भर में बड़ा आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन हुआ। मजबूरी में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। उस कानून में एक था कहीं भी बेचने की सुविधा, दूसरा था भंडारण की सीमा खत्म करना, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो आज जो स्थिति है, सरकार अपने ही बात पर कहाँ तक अड़ी है कि हम कहीं भी ले जाके अपना अनाज बेच सकते हैं। मान लो ठीक है, सैद्धांतिक रूप से किसानों के दबाव उन्होंने कानून को वापस ले लिया, लेकिन उनकी योजना तो थी कि किसान कहीं भी ले जाके बेचें। तो क्या अभी आप गेहूं कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं? किसान कहीं भी ले जाकर बेच सकता है गल्ला। यह कानून दिया सरकार ने, क्या यह व्यवहारिक है? एक 20 कुंटल जो गेहूं उत्पादन बेचने के लिए मंडी में जाएगा, क्या लेकर के दिल्ली जा सकता है? उसकी लागत कहाँ बेचेगा वो? जी, यह व्यवहारिक चीज नहीं है। यह देखने के हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और जी। और दूसरी चीज, हम अपना गल्ला कहाँ बेचेंगे? जहाँ मार्केट उपलब्ध रहेगा, नजदीकी मार्केट, जहाँ ग्राहक होगा। तो हाँ, जहाँ ग्राहक 4 ठो जुटेंगे तो वहाँ हमको रेट अच्छा मिलेगा। सरकार उस ग्राहक को खत्म कर दे रही है। एकमात्र सरकार ग्राहक है। MSP पर लेंगे नहीं, वो भी कहेंगे कि इसमें छनाई है मनाई है, तो उसमें आपको 100 रुपया काटेंगे, 50 रुपया काटेंगे, उसमें भी आपको कम कर देंगे। ग्राहक ही खत्म कर दे रहे हैं। ग्राहक ही खत्म कर दे रहे हैं, तो आखिर हमको मंडी कहाँ मिल रही है? हरबंस जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि सरकारें जो भी हैं, सरकारें होती हैं, वो कहती हैं कि नकदी फसल की तरफ बढ़िए, किसानों की आय बढ़ानी है। तो नकदी फसल में साग सब्जी यही सब होता है मेरे ध्यान हिसाब से। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए कि 4 दिन नहीं बिका तोड़ाई के बाद, तो सरकारों ने कोई साधन मुहैया कराया है अभी तक कि सरकारों ने कोल्ड चेन जैसे हुआ? जहाँ तक नकदी फसल की बात आपने करी है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्षेत्र विशेष के लिए ही है ये। हर क्षेत्रों में कैश क्रॉप नहीं उत्पादित की जा सकती जी। और जिन क्षेत्रों में कैश क्रॉप होती है वहाँ इसके प्रोसेसिंग के सिस्टम या उसके भंडारण की व्यवस्था सरकार यदि करे और किसान को उचित मूल्य मिले, तो निश्चित तौर से वहाँ उसको बढ़ावा मिल सकता है। कैश क्रॉप की तरफ किसान बढ़ सकता है। 2 चीज़ें कर दी जाए, उसके भंडारण की व्यवस्था, और यदि वो कोई चीज़ ऐसा उत्पाद बनता है, जैसे टमाटर लीजिए, हमारे क्षेत्र में हो जाता है टमाटर आपको संबंध मिलता है, तो ऐसी कंपनियां बैठा दी जाए कि उसका उत्पादन का वो मल्टीप्लिकेशन कर सकें, तो निश्चित तौर से किसान उसको अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष के लिए संभव है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है।
1 जून को मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का भी चुनाव होगा। इसमें आप अपने नज़रिए से बताएं कि इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे, और यदि स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे तो कौन कौन से हैं, इस पर आप प्रकाश डालें। मित्र देखो, मुझको ऐसा एहसास हो रहा है कि न कहीं राष्ट्रीय मुद्दे रह गए हैं, न कहीं स्थानीय मुद्दे रह गए हैं। चुनाव जैसे लगता है कि इस देश का चुनाव इस देश को किस तरफ ले जा रहा है। न भाषाओं का संयम है किसी दल में, न आपसी भाईचारा बचा है। तो ये केवल मुद्दे कहने को। अभी आपको एक घटना बतला रहा हूँ। अभी मैं एक दिन आपके अखबार में पढ़ा, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो वहाँ मुद्दा बना है कि हम परिवार को वापस लाएंगे। दोनों राष्ट्रपतियों के इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। और इस देश में मुद्दे पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर हमारे सभी राजनीतिक दल इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं और सब अपना न्याय पत्र, घोषणा पत्र या जो भी नाम दे, वो उनको उसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र के चुनाव को ले लें, कहने को तो हम बहुत कहते हैं कि नहीं एकदम समान विचारधारा के लोग हैं, सब वो है, पर मुद्दे स्थानीय भी नहीं है। देखिए, आज का जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में केवल और केवल चुनाव के समय ही वार्ता हो पाती है। स्थानीय जितनी भी समस्याएं हैं, हमारा जनप्रतिनिधि और जनता का कहीं भी जोड़ नहीं है। जैसे सिंचाई की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इन समस्याओं को यदि जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ मिलकर करें तो समस्याओं के अंत होने में कोई समय नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संवादहीनता है जनप्रतिनिधियों में और जनता के बीच। एकदम। क्या जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि से समय बे समय चौपाल लगाकर उनका आह्वान करके अपने मुद्दों को उठा सकती है? इस पर क्या आपकी राय है? केवल एक तरफा जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है, क्या हम भी प्रयास कर सकते हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए? मित्र, ऐसा है कि प्रयास जनता सर्वदा जनप्रतिनिधि कहा जाती है, पर अंतर यहाँ केवल सोचना ये है कि जनप्रतिनिधि अभी अपने आप को जनसेवक नहीं समझते। जैसे आप अध्यापक हैं, आपकी जिम्मेदारी पढ़ाना है। आप डॉक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है चिकित्सा करना। आप वकील हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी आपका क्लाइंट है उसकी आप सुरक्षा करो। जनप्रतिनिधि अभी अपने दायित्व का निर्वहन करने में मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे उनको अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किस लिए चुना गया हूँ। उनको वो अपने दायित्व का निर्वहन तो करें। इधर 10 वर्षों में भाजपा की सरकार रही है, एनडीए की में स्थानीय सांसद भी जुड़ी हुई है सरकार में। क्या उन 10 वर्षों के बीच और स्वतंत्रता के बाद के अंतराल में जो विकास की गति थी उनमें और सामाजिक जुड़ाव में कुछ अंतर आया है? तो देखो, भौतिक विकास बहुत हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, परंतु आप जरा गौर करिए कि आम आदमी की स्थिति क्या है। वो चिकित्सा सुविधा के लिए, वो यातायात सुविधा के लिए, वो शिक्षा के लिए कितनी गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। भाई अरविंद जी, आप ये बताएं कि अभी हमारे रमेश जी ने चिकित्सा शिक्षा की बातें उठाई। जमालपुर में चिकित्सा, शिक्षा और सिंचाई और कभी कभी हमारे सामने बाढ़ की भी समस्या होती है। 93 से लेकर अब तक अधिकांश सरकारों में सिंचाई मंत्री का दायित्व हमारा विधानसभा चुनाव ही निर्वाह करता रहा। मान लीजिए वर्तमान सिंचाई मंत्री यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वो मूल निवासी हैं। तो क्या आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और समस्याएं क्या क्या हैं, जैसे सिंचाई, चिकित्सा, बिजली?
ऐसा है कि समस्याएं तो किसानों की अनंत हैं, किसानों की समस्याएं अनंत हैं और उसका समाधान सभी का एक साथ संभव नहीं है। प्रश्न ये बनता है कि जो भी सरकारें आई, हमारे प्रतिनिधि जो आते हैं क्षेत्रों में या चयनित होकर जाते हैं, वो सरकारों के द्वारा जब वो अधिकृत किए जाते हैं कि फला क्षेत्र से आप चुनाव लड़ो, तो वह उसका मूल्यांकन इसलिए आधार पर किया जाता है कि ये विनर कैंडिडेट वहां भेजा जाए, वो जीत सके। वो जनता के प्रति कितना उत्तरदायी होगा, जनता की समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेगा और उसका क्रियान्वयन करेगा कि नहीं करेगा, सरकारें इसका ध्यान नहीं देती। जब प्रतिनिधि आते हैं सिर्फ जीतने के लिए आते हैं, जीतने के सरकारें या बाद पार्टी, जी सरकारें या पार्टी, पार्टियां नहीं पार्टियां तो पार्टियां की बात, तो वो इसका कहीं भी नहीं, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर देख लीजिए, जो भी सरकारें कैंडिडेट का चयन हो रहा है सिर्फ इस उद्देश्य हो रहा है कि ये उस क्षेत्र में जाएं और जीत करके चले आएं। उनको उस क्षेत्र की जनता के समस्या के निजात के लिए, उस जनता के समस्या के को गंभीरता से लेने के लिए उनके पास समय है और न वो अपने को यहाँ समय दे पाते हैं। मतलब आपके अनुसार वर्तमान सांसद या वर्तमान विधायक समस्याओं के प्रति वो जागरूक नहीं है या उनके निदान के प्रति नहीं है? वर्तमान जो सांसद हैं या जो सरकार हमारी है, विशेष हद तक जैसे सड़कों का हम ले लेते हैं, सड़कों के विषय में बहुत ज़्यादा सारे कार्य हुए हैं। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज इसी संस्कार के द्वारा लाया गया है और अन्य भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे अभी एक समस्या आ रही थी कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल रहा था, उसको लाइसेंस मिल रहा था, खोलने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन हमारी वर्तमान जो मंत्री महोदय उनके प्रयास से इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गया, हमारे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी आ गया, सड़कें भी इस तरह से बन गई। तो ऐसा नहीं है, मंत्री पद बनने के बाद वर्तमान महोदया के द्वारा बहुत सारे विकास के कार्य किए गए हैं जनता को, और चूंकि संभव नहीं कि एक साथ सब कार्य कराए जाए, तो हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि धीरे धीरे जो कार्य चल रहा है अगर इसी गति से चलता रहेगा तो विकास संभव है। उससे हम लोग तो थोड़ा संतुष्ट हैं जरूर। जमालपुर जिला मुख्यालय से सुदूर अंचल में बसता है। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बदलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया। क्या उसमें जो संसाधन है उससे आप संतुष्ट हैं या उसमें क्या आवश्यकता है? नहीं, उसकी क्या सहायता की जरूरत है? उसकी जरूरत और ज्यादा है, उसको और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। क्योंकि ये जनपद से हम लोग करीब मिर्जापुर ये विकास में लगभग 77 किलोमीटर दूरी पर है। वो तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि जनपद मिर्जापुर की सीमा पर बसते हैं, तो वहाँ वाराणसी की, तो यहाँ की जो असुविधा है तो हमको वहाँ सुविधा से पूरी हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़े आमूल सुधार की जरूरत है। शिक्षा को मेडिकल पर भी, मेडिकल की बहुत जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में मात्र एक इंटर कॉलेज है आपके अगल बगल, वैसे 3-4 और मान्यता प्राप्त एडेड विद्यालय हैं, लेकिन जमालपुर के लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में सर्व सुविधा संपन्न कोई भी कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज की स्थापना के बाद राजकीय डिग्री कॉलेज की बार बार उठती है, ये 2014 से चल रही है, बल्कि 2011 से कहिए, लेकिन अब तक स्थापित नहीं हो पाया। इसके लिए किस पहल की जरूरत है? इसके लिए ये बहुत आपने मेन मुद्दा उठाया कि इस क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा की जहाँ जरूरत पड़ती है तो वो इसका अभी अभाव है। इस पर जो भी प्रतिनिधि आए चयनित होकर, चाहे जिन सरकारों के द्वारा, सभी लोगों ने प्रयास किया या सिर्फ दिखावा ही प्रयास किया कि आज तक हम एक डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं खड़ा कर पाए हैं। सुनने में आ रहा है कि वर्तमान विधायक महोदय के प्रयास से जो है ये अब शायद जमीन एडॉप्ट कर ली गई है, वहाँ पर खुलने जा रहा है, लेकिन वो कार्य रूप में भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस क्षेत्र में जमालपुर में एक राजकीय डिग्री कॉलेज की बहुत नितांत आवश्यकता है और इसमें सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। हरबंस जी, अभी आपसे बात को मैं आगे बढ़ाते हुए पूछ रहा हूँ कि जमालपुर जो भोली परगना के नाम से जाना जाता है, इसे धान का कटोरा भी नाम की संज्ञा दी गई। यहाँ मूल रूप से 2 ही फसल पैदा होती है, धान और गेहूँ, साथ में सहयोगी फसलें भी हो जाती हैं। लेकिन सिंचाई के लिए धान और गेहूँ के लिए पानी की आवश्यकता है और यहाँ की पूरी सिंचाई अहरौरा और जरगो जलाशय पर आधारित है और ये दोनों जलाशय प्रकृति पर आधारित हैं। यदि वर्षा नहीं हुई, जल संग्रह नहीं हुआ इनके जल ग्रहण क्षेत्र में,
तो आपकी नहरें संचालित नहीं हो पाएंगी, या जितना पानी होगा उतनी सिंचाई होगी। इसके लिए कोई आपके सुझाव है जो सरकार तक पहुंचाए जा सके कि यहाँ की सुनिश्चित सिंचाई सुविधा इस भूली प्रजने को या विकासखंड जमालपुर को उपलब्ध हो सके। इसलिए कि बाण सागर परियोजना सफेद हाथी रही, 50 क्यूसेक पानी भी जरगों को नहीं मिल रहा है और वह जरगों तक ही सीमित है, और अरौरा को तब भी पानी नहीं मिलेगा। जमालपुर के कुछ हिस्से में नारायणपुर पंप कैनाल के किनारे से गुजरते हैं 10 गाँव, उनकी तो सिंचाई सुविधा है, लेकिन शेष लगभग 90 गाँव पंचायतों को सिंचाई नहीं है। इस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए मतलब ये क्षेत्र विशेष जो आप कह रहे हैं पहले से कृषि के लिए बहुत मशहूर माना जाता था। विशेष तौर से धान और गेहूँ की 2 फसलें हुआ करती थी। वो उस समय की बात है, आज से 20 साल पहले, जब प्रकृति जो है मेहरबान हुआ करती, पर्याप्त रूप में बरसात हुआ करती थी। तो ये दोनों जो डैम जो हमारे बगल के हैं, ये दोनों जब परिपूर्ण से भर जाते थे तो इससे इस क्षेत्र की सिंचाई परिपूर्ण रूप से हो पाती थी, किसानों को इसकी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे अवर्षण का काल शुरू हुआ, बरसात कम होने लगी, पानी का अभाव हो गया, तो इसके लिए समस्या खड़ी हुई किसानों के बीच में। तो एक बहुत बड़ी परियोजना जो है लाई गई, बाण सागर परियोजना, जिससे बहुत बड़ा धन भी शासन का हुआ बर्बाद, लेकिन वो इस क्षेत्र में आते थे बिल्कुल कहीं पानी का नामो निशान भी संभव नहीं है को हम लोग को मिल सके। अब प्रश्न बनता है कि प्रकृति से बरसात अब कम हो रही है, दिनों दिन बरसात घट रही है, तो हमारे लिए बगल से जो गंगा की नदी बहती है, उसमें एक लिफ्ट लगी हुई है बहुत पहले से, और वो सफल है पूरी तरह। उसका लाभ भी क्षेत्र चंदौली के बहुत अधिकांश और मिर्जापुर के कुछ कम गांवों को मिल पाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी सोच यदि है, हमारे क्षेत्र के माननीय कृषि मंत्री जी भी हैं और हमारी सांसद महोदया भी मंत्री हैं इस केंद्र में, तो यदि उन लोगों का संभव है तो कोई एक दूसरी लिफ्ट लगाई जाए, गंगा कैनाल से ही लिफ्ट बैठा करके, और इन दोनों डैम को परिपूर्ण से फिलअप किया जाए और उससे सिंचाई को सुविधा को बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ वर्तमान समय में हमारे वर्तमान सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने जमालपुर विकास खंड के लिए, मैं देख रहा हूँ अधिकांश गाँवों में उन्होंने ट्यूबवेल की सुविधाएं मुहैया कराई हैं और उसका लाभ भी किसान ले रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। उसके लिए हमको, क्योंकि हमारे बड़े सिंचाई मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, गाँव से हैं, तो वो लिफ्ट कैनाल लगाने की व्यवस्था यदि सुनिश्चित करते हैं तो हम क्षेत्र का लाभ मिल सकता है। लिफ्ट पंप कैनाल नया तो नहीं लग सकता, वही पुराने वाले। लेकिन अगर पुराना पंप कैनाल एक धरौरा गांव के पास छोटा सा है, अगर आपका कहना है कि अगर उसे विकसित करके उसकी क्षमता वृद्धि कर दी जाए, जी, तो उससे जरगों और अरौरा जलाशय पोषित हो सकता है। जी। एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। कभी भी लिफ्ट के पानी से किसी जलाशय को नहीं भरा जा सकता है, सील्ड, वो टेक्निकली फॉल्ट आपका है। सील्ड जमा करते जलाशय के जो भरेंगे आप, वो पूरा बालू सिल्ट जम जाएगा, वो 1-2 साल के बाद जलाशय ये 10 साल के बाद तो इसके लिए आखिरत में जल आप संग्रह देख के रहे हैं कि लिए आप यहाँ गंगा कैनाल बाढ़, अरौरा और जरगों की समस्या हल कैसे होगी, इसके कमाने दिए, इस पर कुछ विचार दें आप। जरगों और अरौरा की समस्या दूर करने के लिए बांधों को आप गंगा से भरेंगे, ये संभव नहीं है। वो बालू आएगा और वो सिल्ट जम जाएगा, वो बांध जो कार्यरत है वो भी बेकार हो जाएगी। आप देख रहे हो कि आप यहाँ गंगा कैनाल है, हर साल गंगा कैनाल से बालू निकालने का टेंडर होता है। जी। उसका एक माह, चूंकि जैसा भाऊ हरबंस सिंह ने बताया कि नारायणपुर पंप कैनाल लगा हुआ है, इस क्षेत्र में कुछ गांवों को सिंचित भी करता है, धारा, मटना, इस लेते हुए पिड़खीर और चंदौली के तमाम गांवों को। नारायणपुर पंप कैनाल से एक नहर आती है जो जरगों से भी फीड होती रही, मुगल सराय राजा, उससे एक लिंक कैनाल है जो आपके खजरौल से होते हुए, हरदी सहिजनी से होते हुए जमालपुर, ये घसौनी छलका तक आती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस नहर की ऊंचाई को पर्याप्त कर दिया जाए, ओड़ी के नदी का लेवल लेकर, और ओड़ी के नदी में पानी डाल दिया जाए, उस नदी के पानी को विकसी और उससे जोड़ दिया जाए, तो पूरे क्षेत्र की समस्या ये तो कुछ क्षेत्र की समस्या का निदान होगा,
लेकिन अरोरा जरगो कमांड का हल नहीं होगा। नहीं तो और पर्यावरण के जो आज दुष्परिणाम है, अवर्षण हो रहा है, इसकी समस्या का निदान क्या है? आप सभी किसानों से मैं एक सुझाव चाहता हूँ। हमें नहीं कहते कि गंगा के पानी से भरा जाए, लेकिन इसका विकल्प क्या है? आज हमारा पर्यावरण असंतुलित हुआ है, अवर्षण के शिकार हम हो रहे हैं, और जिससे कि हम सूखा के भी से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, आप जानकार हैं, क्योंकि आज नहीं 10 से 12 साल पर हमेशा सूखा पड़ता रहा है। 40 से 50 वर्षों के बाद बड़ा सूखा पड़ता है। 100 वर्षों में ये आज का नहीं, ये प्रकृति का रोटेशन है। और आप देखें, 54 में सूखा पड़ा था, 66 में सूखा पड़ा, 79 में सूखा पड़ा। तो ये क्रम है, ये प्रकृति का क्रम है कि 10 से 12 वर्षों बाद सूखा पड़ेगा। और कृषि जो है वो हमको लगता है कि 60% मौसम आधारित है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो जल खाते को भरना किसी दूसरे संसाधन से ये संभव नहीं है। आप उसके कैचमेंट एरिया को बढ़ा सकते हैं, उसके जो खराब गेट हैं उसको रोक, उसके जो पानी का छिटक हो रहा है उसको रोक सकते हैं। उसको भरने का उपक्रम कभी सोचना वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं है और ना संभव है। सेटिंग होगी। अब मैं राजेश जी आपसे निवेदन करूंगा कि इस वार्ता को आगे बढ़ाएं। सेचन जी, थोड़ा सा खेती को लेके अपना अनुभव बताइए संक्षेप में, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के आए हैं खेती में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेने के बाद सन 71 में मैं खेती से जुड़ा। उसके पहले मुझे खेती की कोई जानकारी नहीं थी, ABCD भी मैं नहीं जानता था। शुद्ध रूप से मैं राजनीति शास्त्र, इतिहास और हिंदी का छात्र था। चूँकि परिवार का परिवेश कृषिमय था, आने से हमारे जो कार्यकर्तागण थे वो मुझे समझाने बुझाने लगे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। कालांतर में मैं थोड़ा पढ़ने के चलते कृषि साहित्य की ओर अग्रसरित हुआ, पढ़ने लगा, तमाम फसलों के विषय में जानकारी, वैज्ञानिक सोच लेने लगा। सन 1975 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के मेले में गया, जहाँ जाने से हमें बहुत विस्तृत जानकारी मिली और मेरी आँख खोली कि कृषि भी कोई विधा है, ये एक साइंस है। वहाँ से लौटने के बाद शुरू होता है ये मैक्सिकन गेहूं का ज़माना आ गया था। तब तक मैक्सिकन गेहूं की खेती होने लगी। मुख्य रूप से इधर धान और गेहूं पर यही कार्यक्रम शुरू में चला। चूँकि देश की आवश्यकता अन्न उत्पादन की थी, लोग भूखों मर रहे थे सूखा में जब 66 में पड़ा था, तो देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करने की योजनाएं जो चल रही थी उसका परिणाम, सुखद परिणाम मिला। किसानों की भी उस समय थोड़ी आमदनी बढ़ी। जो इस जमालपुर क्षेत्र में 70 के पहले सिर्फ एक फसल होती थी धान की, 70 से पहले यहाँ एक फसल ही, दूसरी फसल गेहूं कहाँ होता था। यहाँ कुछ जौ बोते थे, कुछ ही की खेती होती थी, कुछ ये खेसारी फेंक दी जाती थी, चना वगैरह यही होता था। 70 के बाद जो धान और गेहूं की प्रक्रिया चली और यहाँ की कृषि आधारित हो गई 2 फसलों पर मुख्य रूप से, मतलब करीब करीब 99% खेती धान और गेहूं की आज हो गई है और वो आज तक चली आ रही है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अब चाहिए। अनुभव इसी को हो रहा है, इसी बात का कारण जो हम लोगों की जमीनों की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, तो ये फसल परिवर्तन से बहुत हद तक कंट्रोल होगा। जीवांश हम लोग जमीनों में नहीं दे रहे हैं, ह्यूमस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमस क्रिएट करना पड़ेगा। खाद का दुष्परिणाम दूर होगा, उससे हम अंधाधुंध रासायनिक खादों की तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं न हो करके एक तीसरी फसल हम लोग गर्मी में अगर सिंचाई साधन हो जाता है, अगर मूंग करें, कुछ मिल भी जाएगा, उसी को हम ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हमको कुछ मिलेगा भी। थोड़ी बहुत समस्याएं लोकल आ जाती हैं और आज एक नई समस्या इस क्षेत्र में आई है
घोरोजों चाह करके भी कोई गर्मी में अपने सिवान में अपनी सब्जी की खेती नहीं कर पा रहा है, मूंग की खेती नहीं कर पा रहा है। तो ये नई समस्या आई है और इस पर किसी भी सरकार का विगत हो चाहे वर्तमान हो किसी का ध्यान नहीं है। बात हो रही थी अभी आपसे सब्जी की खेती के बारे में कि मतलब वो वहाँ उनको कुछ सुविधाएं दें, भंडारण की चाहे सप्लाई की चाहे प्रसंस्करण की। प्रसंस्करण में तो कुछ सब्जियां आती हैं, टमाटर आ जाएगा और नेनुआ, भिंडी, करेला, तरोई ये तो आएंगे नहीं, ये तो तात्कालिक रहेंगे, न ये भंडारित होने की चीज, ये रोज मार्केट में जाने की चीज है। हाँ, तो यहाँ भी हो सकता है लेकिन नहीं हो पा रहा। हम संतुष्ट हैं 2 खेती से और हमें जीवन यापन का साधन मिल जा रहा है बस। और एक निजी अनुभव मैं बता दूं, 64-65 में मुझे जॉइंडिस हुआ। मेरी उम्र 14-15 साल की थी उस समय। हाई स्कूल का छात्र था। डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर उस समय उसको कहे कि आपको कवर हो गया है और आप चीनी का शरबत पीजिए। उस समय चीनी में 4 आना किलो के हिसाब से खरीदता था दुकान से और उसका शरबत पीना शुरू किया। आज चीनी 45 से 50 रुपए किलो है। कै गुना है, अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक सुखद चीज बता दूं, 71 में मेरा गौना हुआ। 72 में हमारी श्रीमती जी जब वापस अपने मायके जाने लगी तो हम लोगों में जो परंपरा के अनुसार कुछ उनको ऑर्नामेंट्स जेवर दिए जाते हैं। हमारे पिताजी मुझे साथ लेकर के बनारस के ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए। उस समय 175 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने का मूल्य था और आज 72,000। थोड़ा सा तुलना कर लीजिए। कहा जाता है गेहूं 2275 को सरकारी खरीद रहा है। सन 70 में 71 में मैं खेती करने आया। मैक्सिकन गेहूं S308 की मैंने खेती किया था। उस समय 55 रुपए कुंटल का गेहूं मैंने बेचा। वो 55 रुपए 70 और ये मतलब कि आप 2275 और सोने का मूल्य 175 रुपए और आज 72,000 रुपए। आप जोड़ लीजिए, तुलना कर लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं, कृषि कहाँ खड़ी है और किसान कहाँ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कंक्लूजन। साथियों, आप लोगों ने सुन लिया कि आज किसान कहाँ पर खड़ा है। आज की चर्चा बस इतनी ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य विषय पर चर्चा के दौरान। तब तक के लिए प्रणाम।